नमस्कार किसान भाइयों बहनों, गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमेशा की तरह हमारे तीनों सेगमेंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। तो फिर आइए आज के इस अंक की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास है हमारे इस एपिसोड में। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खेती किसानी सेगमेंट से, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे केंद्रीय भंडारण निगम ने कोविड-19 में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्या रहा है इसका योगदान। इस पर विस्तार से चर्चा की हमारे संवाददाता ने यहाँ के प्रबंध निदेशक मुकेश कुमार जी से। आइए दिखाते हैं आपको इसकी एक झलक। नमस्कार, डीडी किसान में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं केंद्रीय भंडार के प्रबंध निदेशक श्री मुकेश कुमार जी, और आज हम उनसे जानेंगे कि केंद्रीय भंडार की स्थापना कब हुई, कैसे हुई और उसकी सोच क्या थी, और अभी इस समय जब कोविड-19 पेंडेमिक चल रही है, एक महामारी के रूप में पूरे विश्व को अपने कब्जे में ले लिया है, उस समय भारत के अंदर लोगों के घर तक अनाज पहुंचाने के लिए केंद्रीय भंडार क्या कर रही है। केंद्रीय भंडार एक वेलफेयर प्रोजेक्ट के रूप में इसकी स्थापना 1963 में हुई। तो किस प्रकार से सरकार और सहकार मतलब कोऑपरेटिव, गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव जब दो चीज़ें मिल जाती हैं, दो कॉन्सेप्ट मिल जाती हैं, तो किस प्रकार से एक केंद्रीय भंडार बन जाता है, ये इसकी एक बहुत ही शानदार परिकल्पना है, एक बहुत ही शानदार एक उदाहरण है। केंद्रीय भंडार की स्थापना कैबिनेट के डिसीजन होने के उपरांत 1963 में इसकी स्थापना की गई एज ए वेलफेयर प्रोजेक्ट। इसका मुख्य उद्देश्य था कि केंद्र सरकार की जितनी कॉलोनियाँ थीं, जहाँ पर किराना स्टोर और ज़रूरत की जो सामग्रियाँ होती हैं उनकी वो नहीं मिलती थीं, तो उनको उपलब्ध कराने के लिए सस्ते दर पर उत्तम क्वालिटी की चीज़ें हमारे कस्टमर्स तक, केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के कर्मचारियों तक पहुंच पाएँ, उसके लिए इसकी स्थापना की गई। 1963 से लेकर के आज तक केंद्रीय भंडार अपने दायित्व को बखूबी निभाता रहा है। समय समय पर कई सारे क्राइसिस के टाइम पे इनिशियली पीडीएस का काम भी केंद्रीय भंडार के पास होता था, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एक बहुत ही अच्छे अंग के रूप में केंद्रीय भंडार ने काम किया। उसके बाद समय समय पर कई सारे क्राइसिस आए। आपने देखा होगा 2015 में दालों का क्राइसिस हुआ। दालों के क्राइसिस में अगर पूरे देश में सबसे सस्ती दर पर अगर किसी संस्था ने दालें उपलब्ध कराईं तो वो केंद्रीय भंडार था, जिसने जब मार्केट में दालों की कीमत 250 रुपये के करीब थी, उस समय पर हमने 120 रुपये से दालें शुरुआत की, और फिर थोड़े दिन बाद 115 और 105 तक भी हमने 105 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से हमने दालें बेचीं। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में फ्लड ऑपरेशन आया, हमने यहाँ से राहत सामग्री इकट्ठा करके जम्मू कश्मीर में यहाँ से भेजी गई। केरल का रिसेंट जो फ्लड आया था, उसमें भी केंद्रीय भंडार ने यहाँ से राहत सामग्री रिकॉर्ड टाइम में 10 घंटे के अंदर हमने फिनाइल की व्यवस्था करा करके और यहाँ से दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुँचा दी थी, जो कि जिस मात्रा में उनका कई जो उसमें राहत सामग्री को इकट्ठा करने में जो संस्थाएं लगी थी, उनका कहना था कि इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता था। तो केंद्रीय भंडार अपने कंप्लीट जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार से देश की सेवा में हम लोग लगें, उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं, हर समय लगे रहते हैं। भी इस महामारी के समय में जो भारत सरकार समय समय पे अपनी गाइडलाइंस दे रही हैं, जो नियम और शर्तें बताई जा रही हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिस दिन लॉकडाउन की शुरुआत हुई उसी दिन हमने अपने स्टोरों को ये निर्देश दिए कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं, जो भी हमारी सरकार चाहती है कि इस प्रकार से हम अपने काम को भी रखें, अपनी सेवा भी जारी रखें, और ये भी सुनिश्चित करें कि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म फॉलो हों। हमने अपने स्टोर्स के बाहर सर्किल्स बनवाए ताकि लोगों में आदत आ जाए इस तरह की कि हम किस प्रकार से अपने बीच में खड़े होने के एक डिस्टेंस नॉर्म जो बनाया उसको लागू कर पाएँ। उसके अलावा दूसरी बात थी कि जो सज्जन हमारे केंद्रीय भंडार में ख़रीदारी के लिए आते हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी खुद की सुरक्षा, और हमारे एम्प्लॉइज़ उनका मनोबल, उनकी सुरक्षा, उसको हम किस प्रकार से एड्रेस करें। तो हमने सैनिटाइजर्स उपलब्ध करा दिए सभी स्टोरों पे कि जो भी ग्राहक आएँ
वो अपने हाथों को सैनिटाइज़ करें और वस्तुएं जो लेना है उन्हें पिकअप करें। उसके अलावा हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए हमने मास्क उपलब्ध कराए, उनको सैनिटाइज़र उपलब्ध कराए। और इसको देखते हुए आपको जान के खुशी होगी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के डीजी डॉक्टर धतवालिया जी, उन्होंने अपने कार्यालय में हमें बुलाया और उन्होंने कहा कि हमने ये देखा, हमारी स्टडी में ये पाया गया है कि केंद्रीय भंडार इन नॉर्म्स को बखूबी निभा रहा है। और चूँकि आप एज ए कोरोना वॉरियर हैं, आपके एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप बोले हमें सूचना में है इस बात की, हमें पता है कि आप दिन रात काम कर रहे हैं, तभी तो सभी सामान उपलब्ध है, चल रहे हैं। तो उन्होंने हमें बुलाया, रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली की तरफ से, उनके भी एक रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर जैन थे। उन्होंने केंद्रीय भंडार को कोरोना वॉरियर के रूप में सराहना की, उनको इस तरह से नवाजा। ये सरकारें कह रही हैं कि इसके साथ अभी चलना है, तो इसके लिए आगे आपकी क्या योजनाएं हैं? पेंडेमिक के लिए केंद्रीय भंडार पूरी तरह से अपनी तैयारी कर रहा है। हमारा ये मानना है कि अभी लॉकडाउन के दौरान देश ने, सरकार ने, हमारे नागरिकों ने, सब ने ये देखा है और बहुत अच्छी तरह से परखा है कि केंद्रीय भंडार जिस दायित्व के लिए हमें रखा गया, जिस जिम्मेदारी के लिए हमें बनाया गया, उस जिम्मेदारी को हम बखूबी निभा रहे हैं। हमारा ये प्रस्ताव है और हम ये चाहते हैं कि पूरे देश भर में अगर हम अपना विस्तार करें तो एकमात्र ऐसी संस्था देश के पास होगी जो घर घर तक जो ज़रूरत की सामग्री है उसको मुहैया कराएगी। और न केवल यही, हमारा उद्देश्य है कि सहकारिता एक बहुत ही सुंदर परिकल्पना है। सहकारिता के माध्यम से हम सरकार की तरफ से बिना कोई पैसा खर्च किए रोज़गार को बढ़ाने में, सेवा को उपलब्ध कराने में, कीमतों को कंट्रोल करने में, उसके अलावा गुणवत्ता की वस्तुएं पूरे देश में पहुंचाने में हम लोग सक्षम हैं। हमारा ये प्रस्ताव कई स्तर पर हमने रखा हुआ है, अलग अलग मंत्रालयों में इस पर हमने जा कर के उनको ये हमारा प्रस्ताव रखा है कि किस प्रकार से हम इस परिकल्पना को पूरी तरह से साकार करें। और इसके लिए इस माध्यम से, आपके माध्यम से मैं ये बात और भी रखना चाहूँगा कि 2 मार्च को राजघाट पर एक प्रोग्राम हुआ था, केंद्रीय भंडार ने किया था। केंद्रीय भंडार के इतिहास में और कार्मिक मंत्रालय भारत सरकार के इतिहास में 57 साल में पहली बार वो कार्यक्रम ऐसा हुआ था, जो बापूजी के जन्मदिन के अवसर पर हमने वो आयोजन किया था उस कार्यक्रम का। उसमें मैंने ये कहा था कि सहकारिता के माध्यम से, केंद्रीय भंडार के माध्यम से हम स्वदेशी वस्तुओं को प्रमोट करें ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट और हमारी जो मुद्रा है वो विदेशों में ना जाए, ताकि हमारा देश खुशहाल हो, हम आत्मनिर्भरता की तरफ चलें, आत्मनिर्भर बने। और अगर हमें करना है तो हम एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट हमें करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, हमारे पास मैन पावर है जो हमारे लिए शक्ति है, हमारे लिए हमारा ये स्ट्रेंथ है जिसको हम जो अंडर यूटिलाइज आज की डेट में हमारे युवा अंडर यूटिलाइज हैं, हमारी गृहिणियाँ हैं जिनको हम काम दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इसका डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं। हम सभी लोग मिल कर के काम करें तो देश को एक चरम सीमा तक पहुंचाने में कोई रोक नहीं सकता। इसी के साथ कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। आपकी जीवन शैली को टटोलता एक कार्यक्रम जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम। देखिए कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के गांव किसान कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे कि पशुपालन के क्षेत्र में अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, वैज्ञानिक तरीके से करना चाहते हैं, तो किस तरह से आप उसे अपना सकते हैं। आइए इसी से संबंधित जानकारी देते हैं आपको इस सेगमेंट में। आज हमारे देश में पशुधन का महत्व हर तरीके से बढ़ता जा रहा है। पशुओं की जितनी अधिक उत्पादकता होती है, लाभ भी इसी के अनुसार मिलता है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक पशुओं की उत्पादकता 3 कारकों पर निर्भर करती है। पहला, गाय या भैंस की नस्ल का आनुवांशिक गुण। दूसरा, जिस क्षेत्र में पालन किया जाना है वहाँ का मौसम, पोषण और पशुओं के रोग। तीसरा, परिस्थितियों के अनुसार पशुओं के ढलने की क्षमता। देसी नस्ल की गाय दूध जरूर कम देती हैं, लेकिन इनमें रोगों और मौसम के बदलाव सहने की क्षमता संकर नस्ल की गाय की तुलना में अधिक होती है। छोटे किसानों के लिए उनके क्षेत्र के अनुसार अच्छा दूध देने वाली देसी नस्ल की गाय अच्छी रहती है। पशुओं में इसी तरह की किस्म है साहिवाल। साहिवाल गाय हर साल 1400 से 2500 लीटर दूध देती है, जो दूसरी प्रजाति के गायों के मुकाबले काफी ज्यादा है। इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में साहिवाल गायों के संवर्धन के लिए देश का सबसे बड़ा माना जाने वाला चक गजरिया फार्म तकरीबन 350 गायों का रखरखाव कर रहा है। यहाँ के अधीक्षक डॉक्टर आर.बी. राम के मुताबिक सरकारी मदद से इस फार्म का उद्देश्य है विलुप्त होती जा रही साहिवाल गायों की प्रजाति का रखरखाव कर इन्हें विकसित करना। आमतौर पर पशुओं में थनैला रोग का काफी प्रकोप होता है। ये रोग सही देखभाल के अभाव में होता है। सिर्फ थोड़ी सी सावधानी से पशुओं को थनैला रोग से बचाया जा सकता है। थनैला रोग के कारण प्रभावित थन में खराब दूध आता है, जिसे बाकी दूध में मिलाने से सारा दूध खराब हो जाता है। इससे बचाव के लिए हमेशा दूध निकालने से पहले 1 मग पानी में पोटेशियम परमैंगनेट यानी लाल दवा मिला लें और थनों को अच्छी तरह इस घोल से साफ कर लें। इसके बाद ही दूध निकालें। गाय का दूध रोजाना पूरी तरह निकालना चाहिए। ऐसा न होने पर संक्रमण हो सकता है। दूध निकालने के बाद थनों को डिटॉल के पानी से साफ कर लें। इससे थन में संक्रमण होने की संभावना काफी कम हो जाती है। इसके अलावा समय पर पशुओं को टीके लगवाएं, जिससे खुरपका मुंहपका रोग और गलघोंटू जैसे रोगों की रोकथाम हो सके। पशुओं के शरीर पर चिपकने वाले पिस्सुओं और अन्य परजीवियों की रोकथाम करें। साहिवाल नस्ल की गाय यूं तो पाकिस्तान में साहिवाल जिले से उत्पन्न मानी जाती है, लेकिन आज साहिवाल भारत में सबसे अच्छा डेयरी नस्लों में से एक पशु माना जाता है। इस किस्म की गाय का शरीर गहरा, ढीली चमड़ी, छोटा सिर और छोटे सींग के होते हैं। इसका शरीर लंबा और मांसल होता है। इसका स्वभाव कुछ आलसी और उसकी त्वचा चिकनाई लिए होती है। ये गाय लाल और गहरे भूरे रंग की होती है। कभी-कभी इसके शरीर पर सफेद चमकदार धब्बे भी होते हैं। ढीली चमड़ी होने के कारण इसे लोग लोला भी कहते हैं। नर साहिवाल के पीठ पर बड़ा कुबड़ होता है। इसकी ऊंचाई 136 सेंटीमीटर और मादा की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर के आसपास होती है। नर गाय का वजन 450 से 500 किलो और मादा गाय का वजन 300 से 400 किलो तक होता है। अगर कोई व्यक्ति साहिवाल किस्म की नर गाय पालना चाहता है तो वो अपने नजदीकी कृषि विभाग से संपर्क कर सकता है। इस समय सरकार डेयरी उद्योग और पशुपालन को प्रोत्साहित कर रही है। अगर किसान भाई सरकार से आर्थिक मदद लेकर आज साहिवाल किस्म का पालन करें तो निश्चित रूप से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
साहिवाल विदेशी गायों की तुलना में अच्छी होती है और इन पर खर्च भी काफी कम होता है। साहिवाल की खूबियों और उसके दूध की गुणवत्ता के चलते वैज्ञानिक इसे सबसे अच्छी देसी दुग्ध उत्पादक गाय मानते हैं। गर्मी सहने की अच्छी क्षमता और उच्च दुग्ध उत्पादन के कारण इन गायों को एशिया, अफ्रीका और कई कैरेबियाई देशों से भी निर्यात किया गया है। साहिवाल भारत की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है। इस नस्ल की गाय अफगानिस्तान की गायों से मिलती जुलती है। ये नस्ल गिर नस्ल के सम्मिश्रण से बनी है। इस नस्ल की गाय मुख्यतः अधिक दूध देने वाली होती है और अच्छी देखभाल करने पर ये कहीं भी रह सकती है। किसान भाइयों बहनों, गांव किसान कार्यक्रम के हमारा पशुधन सेगमेंट में फिलहाल वक्त हो चला है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। तो फिर आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। पशुपालक कैलेंडर, जून में ध्यान देने वाली बातें। जून माह में अधिकतम तापक्रम बढ़ने से पशुओं में तापघात, जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पिछले माह के अनुसार पशुओं को अत्यधिक तापक्रम, धूप व लू से बचाने के उपाय करें। गर्मी से बचाव हेतु पशुओं को वृक्षों की छाया में रखें। गलघोटू एवं लगड़ा बुखार बीमारी से बचाव के टीके अवश्य लगवाएं। चारागाह में चरने वाले पशुओं की सुबह, शाम या रात्रि में चराई करें तथा भरपूर पानी भी पिलाएं। पाइका ग्रस्त पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा देकर लवण मिश्रित आहार प्रदान करें ताकि पाइका रोग के लक्षणों से छुटकारा प्राप्त हो। पशुओं को हरा चारा नहीं मिल रहा हो तो विटामिन ए के इंजेक्शन लगवाएं। पशुओं को विटामिन एवं लवण मिश्रित आहार दें। गर्मी के मौसम में पैदा की गई ज्वार में जहरीले पदार्थ हो सकते हैं जो पशुओं के लिए हानिकारक है। अप्रैल में बिजाई की गई ज्वार खिलाने से पहले 2 से 3 बार पानी अवश्य पिलाएं। घास की रुपाई हेतु खेत की तैयारी करें। मुंह पका, खुरपका रोग, गलघोटू, ठप्पा रोग, फड़किया आदि के टीके लगवा लें। भेड़ के शरीर को ऊन कतरने के 21 दिन बाद बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए कीटाणुनाशक घोल से भिगोएं। इसके साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। आपकी जीवन शैली को टटोलता एक कार्यक्रम जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम। देखिए कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर किसान पर। ब्रेक के बाद किसान भाइयों बहनों, गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कामयाब किसान की दास्तान का, यानी कि मुलाकात करने का हमारे एक सफल किसान से, जानने का क्या है उनकी सफलता की कहानी। आइए मुलाकात करते हैं हमारे सफल किसान से और जानते हैं उनकी कामयाबी की दास्तान। हरियाणा राज्य का एक जिला है सोनीपत। इसी मनौली गांव में पवन कुमार ने एक किसान परिवार में जन्म लिया। मेरा जन्म स्थान गांव मनौली है। हमारे पिताजी एक सरकारी अध्यापक थे और साथ में खेती करते थे। हमने प्राइमरी जो शिक्षा ली है वो अपने गांव से, प्राइमरी स्कूल था गांव में, 5वीं तक हमने अपनी शिक्षा गांव में ली। मैट्रिक सोनीपत शहर से की और 12वीं क्लास हमने जो है दिल्ली से की। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम की है।
उस टाइम जो हमारे यहाँ जो है धान और गेहूं की फसल होती थी, वही हमने स्टार्ट की। उसमें हमने पूसा से और दूसरे इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट किया और नई वैरायटी के बीज वहाँ से हमने लिए और नई वैरायटियों में हमने धान की खेती शुरू की और गेहूं की भी खेती नए बीजों के साथ करनी शुरू कर दी। हम साथी एक सारे पढ़े लिखे एक ग्रुप बनाया हमने, कुछ साथी अपने इकट्ठे हो गए और विचार विमर्श करने लगे एक नई खेती के बारे में, एक आधुनिक खेती के बारे में। और जब 92 का दौर था तो उस टाइम एक गांव में ट्रेंड चला हुआ था कि भी हर कोई अपने माँ बाप जो था अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों की जो शादियाँ थी वो एक नौकरी वाले को यहाँ करना चाहते थे, किसान के यहाँ कोई नहीं करना चाहता था। तो हम सब लोगों ने एक विचार किया कि कुछ ना कुछ एक ऐसा नया किया जाए जिससे लोगों का इंटरेस्ट खेती की तरफ आए, खेती की तरफ एक रुझान बने, एक आधुनिक खेती हो, वो एक बिजनेस का रूप ले। तो हम सारे पढ़े लिखे साथी अपना एक इस तरह का विचार रखने लगे, सोचने लगे। उससे हमें एक नया रास्ता मिला। उस समय हमें कुछ और नई खेतियों के बारे में पता लगा और नई इंग्लिश वेजिटेबल्स के बारे में हमें पता लगा। तो धीरे धीरे हमने उनके सीड्स के बारे में और उनके बारे में जानकारी जुटानी शुरू की और 2000 के अंदर हमने स्वीट कॉर्न, ब्रोकली और दूसरा नई और कई तरह की सब्जियों की खेती करनी हमने शुरू कर दी। अब तो पवन कुमार को नई नई चीजें सीखने की मानो लत ही लग चुकी थी। हमें 2002 में एक कंपनी हमारे संपर्क में आई, इजरायली कंपनी थी नेटाफेम। ड्रिप इरिगेशन के बारे में उन्होंने हमें बताया। तो उन्होंने हमें जो है रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर हमें वो ले गए, हमारा विजिट कराया और हमने वहाँ जो ड्रिप के ऊपर वहाँ खेती देखी। वहाँ हमने देखा कि वो पथरी ज़मीन के अंदर पानी उनके पास नहीं है, उसके बावजूद वो बहुत अच्छी किसानी कर रहे हैं। और हमारे जो साथी थे सारे इतने इंटरेस्टेड थे उसको कि हम इसमें क्यों ना हम इसको करें। तो हमने साहब ने एक दृढ़ संकल्प किया कि हम कुछ और नया करेंगे। फिर हमने सबने खेतों में ड्रिप लगवाई और हम सब्जी की खेती को जो है ड्रिप पे करने लगे। जब हमने ड्रिप इरिगेशन लगवाया तो गांव में काफ़ी लोगों ने थोड़ा हमारी हंसी उड़ाई और काफ़ी हमें एक मजाक बनाया। टपका सिंचाई कर रहे हैं, इतना अच्छा हमारे पास पानी है, सब कुछ है, तो तुम लोगों ने ये ड्रिप क्यों लगवाई है, ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो। तो तब हमने उनको बताया, समझाया जो हमने सीखा था। जैसे इंसान खाना खाने के बाद पानी पीता है, वो एक गिलास के अंदर पानी पीता है, ना कि वो बाल्टी भर के पानी पीता है या पूरे तालाब को नहीं पी सकता। तो इसी तरह हमारे पौधे को जो पानी की एक लिमिटेड ज़रूरत होती है, हम उसको पहले जो खुले पानी से जो खेती कर रहे थे तो उससे पौधे को जितना ज़रूरत थी उससे कई गुना ज़्यादा हम उसको पानी देते थे, जिससे वो स्ट्रेस में आता था, जो टेक्निकली साइंस के अनुसार जो गलत था। युवा पीढ़ी जो हमारी नई पीढ़ी जो आ रही है, मैं उसको थोड़ा कहना चाहूँगा कि ये एक आम खेती नहीं रही है, एक परंपरागत खेती नहीं रही है। खेती को बिजनेस मान के उसको करें। और उसमें अभी जो हमारे सामने जो एग्जांपल आ रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अच्छे मोटे मोटे पैकेज पे हैं, वो अपने पैकेज छोड़ के और फार्मिंग में आ रहे हैं। बेशक किसानों के पास अनंत संभावनाएं और संसाधन न हों, लेकिन इसके बावजूद अगर किसान चाहें तो खेतों में सोना पैदा कर सकते हैं। पवन कुमार ने अपने गांव में खेती के जरिए ही कामयाबी की जो मंजिलें तय की हैं, वो यही साबित करती हैं कि यदि किसान चाहे तो वो सब कुछ हासिल कर सकता है। बस उसे जागरूक रहना होगा, नई तकनीक और नई विधियों के साथ तालमेल बैठाना होगा। तो किसान भाइयों बहनों, ये थे हमारे आज के सफल किसान। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी कामयाबी की दास्तान जानकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित होंगे। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में करेंगे मुलाकात कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।